आइए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की 24वीं क्लास पर। यह वास्तव में इस प्रश्न पर आधारित है, जूनियर डिवीज़न में ये पूछा गया है। मैं आपको नोट कर देता हूँ, यूपीजे जूनियर डिवीज़न किस साल पूछा गया है ये नहीं पता है, लेकिन ये पूछा गया है। गांव निधि व समेकित गांव निधि किसे कहते हैं? समेकित गांव निधि का प्रयोग किन किन व्ययों के लिए किया जा सकता है? यहाँ से सीधा क्वेश्चन तो सेक्शन पे पूछेगा, प्री में पूछ सकता है जब बेहद सरल सवाल बना दे। क्या कि समेकित निधि किस धारा में है, गांव निधि किस धारा में है। तो उसके लिए बगैर किसी देरी के धारा 68 में गांव निधि है, धारा 69 में समेकित गांव निधि है। दोनों पर जो कंट्रोलिंग बॉडी है, यानी गांव निधि पर जो वहाँ का भूमि प्रबंधक समिति का हेड होता है यानी प्रधान, उसके गाइडेंस में सब कुछ होता है। आपको पता है एलएमसी का सचिव लेखपाल होता है, और ये जो गांव का फंड होता है वो गांव भूमि प्रबंधक समिति के हेड यानी चेयरमैन यानी प्रधान के अंडर कंट्रोल में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इन्हीं गांव निधि पर स्पेशल सिचुएशन क्रिएट होने पर, जहां ऐसा लगे कि एलएमसी भ्रष्ट हो गई है, एलएमसी अस्तित्व में नहीं है, आप जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा कि कैसे पंचायती राज के भंग होते ही पंचायत के भंग होते ही एलएमसी सुओ मोटू भंग मानी जाती है। कहने का मतलब, जब आपका लोकसभा, जैसे पार्लियामेंट लेवल पे सोचें, लोकसभा अगर विश्वास मत अपना खो देती है तो उसके द्वारा राष्ट्रपति को एक निर्देश दिया जाता है कि जब तक नए सदन का गठन ना हो जाए, जब तक नई सरकार का गठन ना हो जाए, तब तक आप अपने पद पर कार्य चलाएं। यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता है, कार्यवाहक लोकसभा होती है, कोई स्पेशल मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन उसको एक बीच का ड्यूरेशन पीरियड संभाले रखने के लिए प्रेसिडेंट कहता है। यहाँ ऐसी व्यवस्था होने पर, यानी पंचायत के भंग होने पर या पंचायत के कार्यकाल पूरा हो जाने पर या पंचायत के भ्रष्ट हो जाने पर या पंचायत की ऐसी स्थिति आ गई कि प्रधान करप्ट निकल गया और बीच में ही कार्यकाल पूरा किए बगैर पंचायत अस्तित्व में नहीं रही, तो चूंकि पंचायत का जो हेड प्रधान होता है वो ही एलएमसी का भी हेड होता है, और एलएमसी को ही ये दायित्व दिया गया है, यानी भूमि प्रबंधक समिति को दायित्व दिया गया है कि गांव निधि की रखवाली करेगा। तो उसका हेड ही जब उसमें फंस गया तो उस स्थिति में एक स्पेशल प्रोविजन इस संहिता में किया गया है कि जो एसडीओ होगा, वो जो जिला कलेक्टर होगा, वो गांव निधि पर इसकी देखरेख की जिम्मेवारी कम से कम नायब तहसीलदार के ऊपर के पद के पदाधिकारी राजस्व अधिकारी को सौंप देगा। तो उस सिचुएशन में गांव निधि पर जो संरक्षण और उसके देखरेख की जिम्मेवारी है हट जाती है और पहुंच जाती है कम से कम नायब तहसीलदार या इसके ऊपर के राजस्व अधिकारी। डिफिनीशन क्लास 416 में आपने जो राजस्व अधिकारी का डिफिनीशन देखा है, उसमें आपने देखा कि कानून गो राजस्व अधिकारी में आता है, यानी कानून गो भी राजस्व अधिकारी है, लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ नहीं है। उसको कभी भी ये मातहत पद नहीं दिया जा सकता। क्या? एलएमसी में गांव निधि के फंड का देख रेख करने का पावर, वो पावर किसको होती है? कम से कम नायब तहसीलदार। और हायरार्की में कानून गो से जस्ट ऊपर का पद नायब तहसीलदार का ही है, यानी यह नायब को भी बनाया जा सकता है, तहसीलदार को भी बनाया जा सकता है, खुद एसडीओ प्रभार ले सकता है। यानी नायब साहब से नीचे का अधिकारी कभी भी एलएमसी के इस फंड, गांव फंड का मुखिया नहीं हो सकता। इन्हीं सब बातों का लब्बो-लुआब और तहसील स्तर पर एक समेकित निधि बनाई गई है, जिसका देखरेख वास्तव में जिला कलेक्टर के मातहत दिशा निर्देश में वहाँ का एसडीओ या तहसीलदार करता है। और ये जो समेकित निधि एक जिले पर भी बनाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, गांव निधि का एक सिंगल सेक्शन 68 है, जबकि समेकित निधि 2 स्तर पर है। एक तो जिले स्तर पर है और दूसरी तहसील स्तर पे है। जो तहसील स्तर पे है उसकी व्यवस्था 69(5) में है, और जो समेकित गांव निधि जिले स्तर पर है उसकी व्यवस्था 69(1), 2, 3 में है, 4 में है। तो इतना मैं ब्रीफ में पहले ही समझा दिया, वही बातें भी मैं यहाँ समझाऊंगा भी। इससे आपको एक स्ट्रक्चर बन गया होगा। मैंने आज की क्लास को कवर करने के लिए ये तो डिटेल में लिखा ही है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन के लिए चार्ट खींचा है। तो आपको प्रश्न इससे जुड़ा, चाहे प्री में आए, चाहे मेन में आए, चाहे जैसे आए,
चाहे जैसे आए, मतलब हर प्रकार की समस्या का समाधान है। साथ ही 3 सेक्शन और मैंने किया है, 70 और 71। 68 और 69 ग्राम निधि और समेकित निधि से संबंधित है, जबकि 70 और 71 इसी में वैकल्पिक व्यवस्था की बात करता है। यानी अगर एलएमसी कार्य ना करे तो कौन कार्य करेगा, ये व्यवस्था 71 देती है। इसका नाम है वैकल्पिक व्यवस्था। राज्य सरकार और कलेक्टर को जो आदेश होते हैं उसका मतलब क्या होता है, एलएमसी उसको कैसे एग्जीक्यूट करती है वो बताता है 70। तो ये दोनों बातें भी जो वैकल्पिक व्यवस्था वाली हैं और जो 70 में आर्डर स्टेट गवर्नमेंट या जिला कलेक्टर के एग्जीक्यूशन की बात है, तो दोनों चीज़ें एलएमसी से कनेक्ट हैं। यानी भूमि प्रबंधक समिति से कनेक्ट होने की वजह से आज के ही क्लास में इंपॉर्टेंट है। यानी इनको एक साथ पढ़ा जाए। कहाँ से, सेक्शन 68 से 71 तक, ये टोटल सेक्शन एक साथ। 72 में क्या है, अधिवक्ता, जो शासकीय अधिवक्ता जिला में बनाए जाते हैं और जिला मुख्यालय में जो मुकदमे देखते हैं उनके बारे में विशेष चर्चा है। इस पर क्लास परसों होगी, लेकिन ये एक समग्र क्लास है और मेरे हिसाब से इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें किसी भी प्रकार से समेकित फंड या ग्राम फंड, विलेज फंड से कैसा भी वो सवाल बनाए, चाहे मेंस पे, चाहे प्री में, चाहे तुलनात्मक, सब कवर है। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक बातों को ध्यान से देखते चलते हैं। पहले नंबर पर गांव निधि। इस संहिता के अधीन प्रत्येक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इसका मतलब यह है कि 11 फरवरी 2016 के पहले ग्राम फंड के लिए ग्राम पंचायत शब्द का प्रयोग नहीं होता था। ये कंट्रोलिंग बॉडी ग्राम सभा होती थी, लेकिन ये हमें लगता है इसी वजह से चेंज करके ग्राम पंचायत डाला गया है, क्योंकि पंचायत को ही एलएमसी का हेड बनाया गया। एलएमसी की कार्यवाहक, जब एलएमसी कहूँ तो भूमि प्रबंधक समिति, आप समझ लें, उसको भी तो इसलिए 11 फरवरी 2016 को जब एक्ट ये लागू हुआ तो उसमें इस सेक्शन में ग्राम सभा के साथ साथ ग्राम पंचायत भी जोड़ा गया है। आप डायरेक्ट देखेंगे वहाँ मिलेगा। लिया किसी भूमि प्रबंधक समिति द्वारा, यानी वही बात, चाहे ग्राम पंचायत कह लीजिए चाहे एलएमसी द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि, यानी पंचायत भी अगर उसको कहीं से धन मिलता है या भूमि प्रबंधक समिति जहाँ से अर्जित करती है, जिनको अक्सर ये व्यवहारिक रूप से क्या होता है भी समझिए, ग्राम पंचायत किसी लोगों को लीज पे जो ज़मीन उठा देती है सरकारी भूमि, तो उनसे भी तो मिलता है कुछ। हाटों, मेलों, बाजारों से भी शुल्क मिलता है। गांव सभा की भूमि पर वाचनालय बना है, प्राथमिक विद्यालय मिला है या बाजार लगता है, उससे भी तो टैक्स आता है। तो वो जो वसूला जाता है वो ग्राम पंचायत के इसी ग्राम फंड में जमा होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसका उत्तर जब आप सेमेस्टर में कभी दिए होंगे तो आपको ये डिटेल में पूछता है ग्राम पंचायत के कार्य। तो ग्राम पंचायत के कार्य में से जो जो वो काम करती है उसके लिए वो कर भी वसूलती है। आप जब पंचायती राज पढ़ेंगे और सेक्शन 20 शायद मुझे याद आ रहा है, इस समय क्लियर नहीं हूँ, जिसमें ग्राम पंचायत के कार्य गिनाए गए हैं, उसमें कार्य के परिणाम में जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ टैक्सेज ग्राम पंचायत वसूलती है। वो टैक्स यानी जो मुद्रा आती है उसको वो कहाँ जमा करती है, ग्राम फंड में। उसका हेड कौन होता है, प्रधान। समझना इस बात को। अब आगे देखिए क्या कहता है, परंतु धारा, ये परंतु की इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्री में सवाल बना सकते हैं, आप ध्यान देंगे और इसको बेरेक्ट में मेंशन करेंगे। क्या, धारा 67 के अधीन प्राप्त क्षतियां या प्रतिकर की धनराशि को समेकित गांव निधि में जमा किया जाएगा। इसी में क्लियर करता है, धारा 68 में ही स्पष्ट कर देता है क्या, कि जो धारा 67 का मतलब क्या है कि अगर ग्राम सभा में जो संपत्ति, प्रॉपर्टी सेक्शन 59 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ने सौंपी है, उसको कोई क्षति पहुंचाता है, उसका कोई दुरुपयोग करता है या उस पर अवैध ढंग से काबिज हो जाता है, तो उसको बेदखल करने में एसडीओ साहब को जो खर्चा आएगा या एसडीओ साहब उस जो अवैध कब्जाधारी है उससे वसूलेंगे, वो धन, चूंकि एसडीओ यानी तहसील लेवल के अधिकारी उसमें जुड़ते हैं, उनका ड्यूटी समय जाता है, तो वो जो वसूल लेते हैं वो पैसा इस ग्राम फंड में न जाकर के समेकित फंड में चला जाता है। तो ये बात यहाँ इसलिए क्लियर, क्योंकि ये घटना होती है भूमि प्रबंधक समिति पर, ये घटना होती है ग्राम पंचायत पर। तो आप सोच सकते हैं कि भाई जब इसी का धन था तो ग्राम फंड में क्यों नहीं जमा किया गया, इसीलिए क्योंकि वसूलने वाला जो अधिकारी है वो राजस्व अधिकारी तहसील से आता है। तो एक प्रोस्पेक्टस है कि भाई जिसने वर्क किया मेहनताना उसको मिलना चाहिए, तो तहसील के फंड में यानी समेकित जो तहसील 69(5) में है उसमें जमा हो जाता है। ये क्लियरेंस रहे, इस पर ये बारीकी से सवाल प्री में बना सकते हैं अंतर करने के लिए, ठीक है।
उसके बाद देखें 68 की उपधारा 2 कहती है कि इस संहिता द्वारा निरसित, यानी आप जानते हैं शुरू में ही हमने बताया कि लगभग 38 एक्ट को निरसित करके तब जा करके ये राजस्व संहिता खड़ी है। तो इसने जो पुराने एक्ट निरसित किए हैं उसके द्वारा जो ऑलरेडी 11 फरवरी 2016 के पहले ग्राम फंड था, गठित तो रहा होगा, उसके पहले यूपीजेडए था, उसके अंतर्गत रहा होगा, तो वो सारे गांव फंड आज भी इस एक्ट के तहत यानी 68(2) के तहत माने जाएंगे कि इस एक्ट द्वारा बनाए गए हैं। बस इतनी छोटी सी बात है। उसके बाद 68 की उपधारा 3 कहती है कि गांव निधि का संचालन विहित रीति से किया जाएगा। आप जानते हैं राजस्व संहिता के साइड में लास्ट में नियमावली दी गई है। विहित रीति का मतलब वही नियमावली, जहाँ जहाँ विहित रीति शब्द मिले उसका मतलब है कि जो एक्ट के पीछे नियमावली दी गई है उसके अधीन ही मनमाना काम काज नहीं होगा, यानी उसके नियम में बंधा है कौन, एक्शनेबल बॉडी, चाहे वो कोई अफसर हो, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई सिंपल राजस्व कर्मचारी हो या राजस्व अधिकारी हो या राजस्व न्यायालय हो, सबको नियमावली से बांधा गया है। तो उसके तहत काम होगा, ये कहती है 68 का 3, और 68 यहीं ख़त्म हो जाता है। 68 में 3 उपधाराएं हैं, क्लियर समझ लीजिए। 68 के 1 में ये बताया गया है कि कैसे गठन होता है उसका, परंतु ध्यान रखिएगा कि कहता है कि सेक्शन 67 के अंतर्गत जो अधीन क्षतियाँ या क्षतिपूर्तियाँ प्राप्त होती हैं वो ग्राम फंड में नहीं जमा होती हैं, वो समेकित निधि में बता होती हैं। कारण बता दिया मैंने। फिर आता है 68(2 जो ये बताता है कि गाँव निधि गठित हुई समझी जाएगी, जो निरसित एक्टों द्वारा चलाई गई थी वो इसी एक्ट से मानी जाएगी। और तीसरा यह बताता है कि गांव निधि का संचालन तय रीति से होगा। आप ये भी जानिए कि गांव निधि को डिफिनीशन क्लाज में जब जाएंगे तो सेक्शन 4 का प्रखंड 9, ये याद रखिएगा। ये आपसे कभी कभी सिंपल सवाल पूछ लेंगे कि गांव निधि परिभाषित है, तो 4 के 9 में है। डिफिनीशन क्लाज जब पढ़ाए थे तो बताए थे, ठीक है। वहाँ ये भी किया गया था कि 4(9) का वही संबंध है जो सेक्शन 68 से है। अब आज आपको 68 हम पढ़ा रहे हैं तो बस याद दिला दे रहे हैं, याद रखिएगा कि 68 जब पढ़िए तो 4 का 9 भी दिमाग में रखिए। अब आइए समेकित गांव निधि देख लेते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि समेकित गांव निधि का अर्थ ये 2 स्तर पर, एक जिले स्तर पर, एक तहसील स्तर पर, इसका गांव स्तर से लेना देना नहीं है। समेकित गांव निधि का मतलब होता है कि कई जिला यानी कई लोगों को मिलाकर, समेकित मतलब कई फंडों को मिलाकर। तो ये क्या होता है, सारे जिले के जो ग्राम फंड बने हुए हैं उनको मिलाकर उसमें से 25% हर ग्राम पंचायत से 25% इकट्ठा करके जिले पे एक जो फंड बनाया जाता है उसको समेकित कहते हैं। यानी हर ग्राम सभा अपने यहाँ जो पैसा पाती है उसका 25% कट के कहाँ जाता है, जिले के समेकित निधि में। तो एक मोटा बात ही तो इसे याद करिए। अब देखिए उपधारा 1 कहती है कि प्रत्येक जिले के लिए, यानी हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो समेकित निधि है उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। किस लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कह रहा है प्रत्येक जिले के लिए एक समेकित गांव निधि। शब्दवा से तो ऐसे लगता है कि गांव स्तर पे है, लेकिन ये इसका स्तर जिला है। तो आप ये भी लिखेंगे समेकित गांव निधि पूरा, ऐसा नहीं कि केवल समेकित निधि। समेकित गांव निधि की स्थापना जो होती है प्रत्येक जिले में हो जाती है और इसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी। तो पहले नंबर पर देखिए 68(1) के परंतुक में निर्दिष्ट धनराशि, मतलब इसका क्या हुआ, धारा 67 के अधीन वसूली गई राशि। ऊपर वाला वही परंतुक याद दिला रहा हूँ आपको, वही बात सेम का सेम कह रहा है कि अगर 67 में क्या है, यही तो है। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है। सहायक कलेक्टर जाकर के क्षतिपूर्ति लेता है, वहाँ बेदखल को बेदखल करता है जो गलत ढंग से काबिज है और उससे खर्चा वसूलता है, तो वो खर्चा तहसील में जाता है यानी समेकित गांव निधि में जाता है, ठीक। और उस दूसरे प्रकार का धन है कि जो कलेक्टर ग्राम पंचायत को अंशदान देता है। ये स्टेट गवर्नमेंट पैसा जब हर ग्राम पंचायत के हिसाब से काटती है तो पैसा जिला में आता है, जिले से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पैसा कटता है। तो उस ग्राम पंचायत का जो अंश आया है उसमें से भी देखिए उसके अंशदान से, या ऐसी अन्य धनराशि भी हो सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट या कहीं से ग्राम पंचायत को मिले। ये 3 ऐसी राशियां होती हैं जो समेकित गांव निधि में जमा की जाती हैं, ठीक। उसके बाद इसकी उपधारा 2 देखिए, किसी जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत कलेक्टर को वार्षिक रूप में, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत को ये भार सौंपा गया है। और कैसे, वार्षिक रूप में, ध्यान दीजिएगा, महीने में नहीं, साल में। धारा 67 के अधीन
गांव निधि में जमा की गई कुल धनराशि के ऐसे प्रतिशत में जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए विहित रूप में भुगतान करेगा, लेकिन जो 25% से अधिक नहीं होगा। इसमें एक बात छिपी है। इसका मतलब ये है कि 25% से अधिक चार्ज तो नहीं होगा, लेकिन कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट 10% कह सकती है, 15% कह सकती है, लेकिन किसी कीमत पर 25% से अधिक का भार नहीं ला देगी ग्राम पंचायत के गांव फंड से पैसा निकाल करके जिले फंड में डालने के लिए, यानी जिले के समेकित निधि में डालने के लिए। ठीक है, तो आप इस लाइन को याद रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए, विहित रूप में भुगतान करेगा जो 25% से अधिक ना हो। ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 69 की उपधारा 3 आती है, वो कहती है कि समेकित गांव निधि का संचालन कलेक्टर द्वारा, ये प्री में क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखिएगा। संचालन, समेकित गांव निधि का संचालन कलेक्टर द्वारा, जैसे गांव निधि का ग्राम पंचायत में ग्राम वो जो होता है प्रधान के द्वारा, ऐसे यहाँ संचालन कलेक्टर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इस निधि का उपयोग निम्न प्रयोजन के लिए किया जाएगा। ये जो ग्राम तहसील स्तर पर, ये जिले स्तर पर जो ग्राम समेकित फंड है, उसके पैसे का उपयोग क्या होता है? धारा 72, वही जो कल का क्लास है, धारा 72 में जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व वकील बनाए जाते हैं, अधिशासी अधिवक्ता बनाए जाते हैं, तो उनको वेतन जो दिया जाता है वो इसी निधि से। सोच लीजिए, 72 के अधीन काउंसिल अन्य अधिवक्ताओं की जो नियुक्ति होती है, अधिवक्ताओं की फीस और उनके भत्ते, और यदि कोई और हो तो उसका भुगतान किया जाता है। जो जिले स्तर पर समेकित फंड होता है उसमें से इनको पैसा मिलता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरा, इस संहिता के अधीन ग्राम पंचायत या एलएमसी या उसके विरुद्ध वादों का संचालन और अभियोजन आवेदनों या अन्य कार्यवाहियों के संबंध में उपगत व्ययों का भुगतान। जब कोई ग्राम पंचायत के खिलाफ केस करता है तो ग्राम पंचायत के साइड से जो वकील लड़ता है तो वैसे छुट्टा लड़ेगा, उसको पैसा नहीं चाहिए, तो उस पैसे का आवंटन भी स्टेट गवर्नमेंट इसी फंड से, जिला कलेक्टर जो है इसी फंड से करता है। एक प्रकार से ग्राम समेकित निधि का पैसा अधिवक्ताओं की फीस पर खर्चा किया जाता है, या ग्राम पंचायत के ऊपर या भूमि प्रबंधक समिति के ऊपर, या उसके साइड से किसी को ज़रूरत पड़ी, केस करना पड़ा तो खर्चा आएगा ना, तो उसकी भी भरपाई इसी ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के समेकित निधि से जो जिले स्तर पर होती है उससे किया जाता है। उसके बाद ये तुलनात्मक अध्ययन पूरा है। इसके बाद आपको यहाँ पढ़ना है सी पॉइंट, सामान्य उपयोगिता हेतु भूमि के विकास। अब इसमें एक चीज़ पहले से नहीं थी लेकिन बाद में जोड़ी गई है, मैं लाल कलम से अंडरलाइन कर रहा हूँ। पहले केवल यही था, 2019 के पहले केवल था कि जनरल उपयोगिता के लिए भूमि के विकास हेतु जो व्यय होते थे उसके भुगतान के लिए भी इस पैसे का प्रयोग होता था। लेकिन 2019 के संशोधन से इतना और जोड़ दिया गया है, ग्राम सभा की जो भूमि है उसके संरक्षण परिरक्षण पे जो खर्चा आएगा वो खर्चा भी इसी ग्राम समेकित निधि के द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो ये 2019 का संशोधन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेयर एक्ट में ध्यान से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है किसी ऐसे अन्य धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निधि पर समुचित प्रभार के रूप में घोषित करे। इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, राज्य सरकार को ये पावर है कि ऐसी अन्य निधि को भी कह दे कि वो ग्राम समेकित निधि पर इतना पैसा खर्च के लिए किया जाएगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रभार है। ये 69(3) के अंतर्गत ये सारी बातें हैं, चारों बातें याद रखिएगा। उसकी तीसरी बात में ये जो संशोधन है ध्यान रखना है, यहाँ से प्री में भी सवाल पूछ सकते हैं। पहले 2019 के पहले केवल भूमि के विकास के लिए था, अब ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, भूमि के संरक्षण परिरक्षण व्यय पर उपगत अगर कोई खर्चा है तो उसका भी भार ग्राम समेकित निधि पर जो जिले स्तर पर होगी उस पर होगा। 69 का 4 कहता है कि इस संहिता द्वारा निर्देशित किसी एक्ट के अधीन गठित इस एक्ट के आरंभ के तत्काल पहले समस्त समेकित निधि इसी एक्ट के तहत गठित मानी जाएगी। बिल्कुल वही बात जो यहाँ आपने देखा कि ये जो 68 की उपधारा 3 ग्राम निधि के लिए कहती है, वही 69 की 4 कहती है कि इस एक्ट के पहले जो रेगुलेशन रूल चल रहा था उसके तहत जो ग्राम समेकित निधि थी
वो मानी जाएगी कि इसी एक्ट यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत गठित है। उसके बाद आता है 69(5). ये बताता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि प्रत्येक तहसील के लिए, अब यहीं से देखिए, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, तहसील स्तर पर ठीक है, समेकित गांव निधि का गठन, समेकित गांव निधि का गठन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तहसील स्तर पर करके पूछे तो 69(5) आपसे पूछ रहा है, ठीक है। वो उसमें तहसील के लिए ये बनाया गया है, जैसे जिले का हो गया, गांव का हो गया, तहसील बचा, तो उसके लिए 69(5) में व्यवस्था की गई है, ठीक है। उसके बाद वही जो मैंने बात बताई कि राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश के निर्देश, राज्य सरकार उसके नियंत्रण के अधीन रहते हुए कलेक्टर एलएमसी को ऐसे आदेश, यानी एलएमसी का मतलब भूमि प्रबंधक समिति, एक कलेक्टर आदेश तो देगा एलएमसी को, लेकिन राज्य सरकार के अंडर, ठीक है। राज्य सरकार से जो निर्देश आए वो कलेक्टर के माध्यम से कहाँ आएगा, एलएमसी को आएगा। आदेश भी हो सकता है, वो निर्देश भी हो सकता है, जारी कर सकती है, जो इस संहिता के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, सिंपल सी बात। और 70 के 2 में एक बात महत्वपूर्ण है, क्या, एलएमसी और उसके पदाधिकारी, यानी उसमें लेखपाल भी आ गया, वीडियो भी आ गया, सेक्रेटरी, ये कर्तव्य होगा कि वो तत्काल उपधारा 1 में जो कलेक्टर आदेश दे रहा है उसका अनुपालन करें। यानी जो लेखपाल ग्राम पंचायत के कार्यों में लापरवाही बरतेगा वो 70(2) का उल्लंघन करेगा माना जाएगा। जो प्रधान यानी भूमि प्रबंधक समिति के सब अधिकारी हैं, जो भी उल्लंघन एलएमसी के तहत करेगा वो 70(2) के उल्लंघन में माना जाएगा, ठीक है। इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, मुकदमा भी हो सकता है। उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि जब वही एलएमसी काम करना, तो मैंने वो सिचुएशन शुरू में ही बता दी कि अक्सर तब होता है जब पंचायत में पंचायत कार्यकाल पूरा किए बगैर भंग हो जाए। देखिए, यदि किसी समय कलेक्टर को समाधान हो जाए, ये पावर कलेक्टर को है, कलेक्टर ही करेगा ना, कलेक्टर को ये समाधान हो जाता है कि एलएमसी इस संहिता के कार्य करने में विफल है, तो इस शब्द पे जोड़ दीजिए, विफल है, किसी प्रतिहेतु के बिना, यानी कोई कारण भी नहीं है लेकिन वो काम कर नहीं पा रही है, ये का पॉइंट है। फिर खा पॉइंट है, परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि एलएमसी योग्य नहीं, वही जो हमने कहा कि वो पंचायत जब भंग हो गई तो एलएमसी सुमोटिव भंग हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट, यदि ऐसा करना समीचीन है यानी जरूरी हो गया है, इन 3 परिस्थितियों में कलेक्टर उस ग्राम पंचायत की एलएमसी का कामकाज नायब तहसीलदार के श्रेणी से अनिम्न, यानी कम से कम नायब तहसीलदार तक का राजस्व अधिकारी होना चाहिए, उसको सौंप सकता है। हालांकि ऐसा निर्णय लेने के पहले कलेक्टर एलएमसी को यानी भूमि प्रबंधक समिति को सुनवाई का अवसर देगा, ठीक है। इतनी बात 71 में इंपॉर्टेंट थी। और ये जो हमने पढ़ाया है ये तुलनात्मक अध्ययन है। आप ये शीर्षक ध्यान से देखें, पहले देखें गांव निधि, समेकित गांव निधि, तहसील स्तर पर समेकित गांव निधि, है ना। उसके बाद इस हेडिंग को देख लें, निधि की स्थापना, संचालन एवं प्रबंधन, निधि का प्रयोग, प्रयोग के तरीके, स्रोत के आधार पर तीनों में डिफरेंस, संरक्षण के आधार पर तीनों में डिफरेंस। तो ऐसे देखें, गांव, जिला, तहसील, मैं घेर दे रहा हूं, ये है गांव, ये है जिला, ये है तहसील। इन दोनों में समेकित शब्द है, क्योंकि तहसील पे भी कई को मिला करके यूज हो रहा है और जिले पे तो हो ही रहा है, लेकिन गांव में सिर्फ एक गांव की बात है, इसलिए गांव निधि ही कही जाती है। ये शब्दावली क्लियर रहे। उसके बाद देखिए, गांव निधि सेक्शन 68 में प्रत्येक जिले में पढ़ के बता चुका। समेकित गांव निधि जिले स्तर पर 69 में पीछे पढ़ के बता चुका। और ये भी यहाँ पढ़ के बता चुका, यहाँ इसे एरो लगा दे रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में चित्र बना रहे। ये 69(5) में तहसील स्तर पर है इसका गठन होता है। दूसरे पॉइंट पे अंतर करना है कि संचालन और प्रबंधन कौन करता है, तो गांव निधि का एलएमसी द्वारा होता है, भूमि प्रबंधक समिति द्वारा। जो जिले स्तर पर समेकित गांव निधि होती है वो कलेक्टर द्वारा उसका कंट्रोल होता है। और जो तहसील स्तर पर समेकित निधि होती है उसका कंट्रोल जिले स्तर पर तैनात एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार द्वारा होता है। ये सब क्वेश्चन प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं।
इसमें से पूछ सकते हैं कि तहसील स्तर पर जो समेकित निधि होती है वो किसके मातहत देखी जाती है, उसका श्रेष्ठ अधिकारी कौन होता है, तो आपको टिक करना है एसडीओ। अगर दोनों ऑप्शन में हो बाई चांस तो एसडीओ तहसीलदार दोनों हो सकता है, ऐसा भी बना सकते हैं। लेकिन अगर समेकित गांव निधि जो जिले स्तर पे है तो उसका कलेक्टर, याद रखिएगा। उसके बाद निधि का प्रयोग कैसे होता है, तो 62 बताती है गांव निधि के लिए, ध्यान दीजिए क्या बताती है। जो 62 में पीछे का सेक्शन है, पीछे आप 60 पढ़ेंगे तो उसमें जो विहित प्रयोजन के लिए उसका खर्चा होता है गांव निधि में, 62 में आप पीछे पढ़ा चुका हूँ, उसके प्रयोजन के लिए इसका खर्चा होता है। जबकि 69(3) बताती है समेकित गांव निधि जो जिले स्तर पर है वो वकीलों, इसकी चर्चा मैंने किया, उनके फीस भत्ते या बाद अभियोजन के लिए संचालन में जो खर्चा आता है या भूमि विकास के लिए जो खर्चा पड़ता है उस सारे पे खर्चा समेकित गांव निधि जिले स्तर पे जो होती है उसका पैसा खर्च होता है। और ये जो तहसील होती है, तहसील पर उसमें जो राज्य सरकार डिसाइड करे उस हिसाब से खर्चा होगा। राज्य सरकार के जैसे अक्सर ये तब होता है, मुझे याद है कहीं बाढ़ आ गई, काफ़ी तहसील में हानि हुई, तो अचानक जब फंडिंग होनी होती है कि भाई बाढ़ राहत में सहायता के लिए, तो हमें जहाँ तक पूरा यकीन है कि तहसील की जो समेकित निधि है तब खोली जाती है विपदा आने पर। उसके बाद तहसील में, उसके बाद आता है प्रयोग करने के तरीके। एलएमसी इसमें से पैसा निकालने के लिए प्रस्ताव लाती है, ध्यान दीजिएगा। एलएमसी जो है ग्राम फंड से पैसा निकालने के लिए प्रस्ताव लाती है, उस पर मीटिंग होती है, सब जुटते हैं, लेखपाल भी जुटता है, सेक्रेटरी भी जुटता है, पूरी ग्राम पंचायत बैठती है, तब पैसा निकालना। हालांकि ये व्यवहारिक में ऐसे नहीं हो रहा है, प्रधान सीधे निकाल ले रहा है साइन करवा कर वीडियो का, एसडीओ का, ठीक है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, इसी में लूट खसोट मची हुई है। कलेक्टर जो होता है वो राज्य के सरकार के दिशा निर्देश पर ये जो जिले स्तर पर समेकित गांव फंड है उसका पैसा निकालता है। और ये जो तहसील स्तर पर है वो भी स्टेट, इसमें देखिए कलेक्टर का रोल नहीं है, राज्य सरकार के निर्देश पर सीधे एसडीओ, इसमें कलेक्टर का बीच में मीडिएटर नहीं है। पैसा निकालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट निर्देश देगी, एसडीओ निकाल लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्रोत, यानी ये गांव निधि में पैसा कहाँ से आता है, तो देखिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, एलएमसी द्वारा प्राप्त सभी प्राप्तियाँ, वही जो मैंने बताया कि पंचायती राज में जब आप कार्य पढ़ेंगे तो वो हाटों बाजारों पे वो कर चुंगी वसूला जाता है, तो वो सारा पैसा इसी फंड में जमा होता है। या राज्य सरकार कोई दान में दे दे किसी ग्राम पंचायत को तो वो भी पैसा ग्राम फंड में जमा होता है, ठीक है। जिले के ग्राम पंचायतों द्वारा गांव निधि का 25% ये कहाँ जाता है, देखिए जिले की ग्राम पंचायतों, यानी जिले में जितनी ग्राम पंचायत हैं सब ग्राम पंचायत से गांव निधि का अधिकतम 25%, यहाँ मैंने अधिकतम शब्द छोड़ दिया है, आप नोट कर लीजिए। गांव निधि का न्यूनतम कुछ भी हो सकता है लेकिन अधिकतम ये अधिकतम 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जितना कहे उतना निकाल करके इसमें चला जाता है समेकित गांव निधि में। और धारा 67 के अधीन भी आप जानते हैं, वो जो मैंने पढ़ा चुका हूँ कल, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था परसों, 67 के अंदर प्राप्त जो समस्त क्षतिपूर्ति होती है वो राज्य सरकार द्वारा देय अन्य धनराशि प्लस, मतलब एक तो सरकार ये जो 67 के अंदर क्षतिपूर्ति प्राप्त करती है, वसूलती है उस धारक से जो ज़बरदस्ती ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कब्जा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो उससे जो पैसा वसूलती है वो टोटल पैसा, या राज्य सरकार स्पेशल अगर कोई फंड या कोई दान देती है तो वो पैसा टोटल का टोटल कहाँ जाता है, समेकित गांव निधि के उसमें जाता है, जिले स्तर पे जो होती है। और इसका, और ये जो इस तहसील पे है इसमें केवल इतना लिखा है कि राज्य सरकार जैसा निर्धारित करे तो उस हिसाब से ये उसमें, यानी एक प्रकार से स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट तहसील स्तर पर एसडीओ के खाते में ये जो समेकित निधि होती है इसमें पैसा जाता है, उसमें निर्देश के ऊपर निर्भर है। और संरक्षण, यानी ये गांव निधि किसके कंट्रोल में चलती है, तो एलएमसी का चेयरमैन, वही प्रधान, गांव निधि के खातों एवं नकद प्राप्तियों का संरक्षक होता है, याद रखिएगा। और ये समेकित जिले स्तर की जो निधि होती है उसका जिला कलेक्टर, ये सब प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये तहसील स्तर पर जिले के एसडीओ व तहसीलदार जिम्मेदार होंगे। तो आपने देखा इसमें इतना इम्पोर्टेंट पक्ष है कि जितने प्री के लिए इम्पोर्टेंट, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ ये क्लास प्री और मेन दोनों के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें से सवाल जरूर बनना चाहिए, इम्पोर्टेंट, ठीक है।
तो आज की क्लास हो गई पूरी। और परसों हम वही जो अधिवक्ता होते हैं जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति के मुकदमे देखने के लिए उनकी चर्चा करेंगे। और जब 71 72 वही कंप्लीट हो जाएगा तब शुरू होगा सबसे बड़ा चैप्टर राजस्व संहिता का खाता। वहाँ से राजस्व संहिता शुरू होगी। अभी आप तो केवल बॉडी चेक कर रहे थे, अधिकारियों के बारे में जाने हैं, पंचायत स्तर पर भूमि प्रबंधक समिति का पूरा फंक्शन देखे हैं। अब शुरू होगा कि भूमि के जो ग्राम सभा की भूमि पर लोग काबिज हैं, जिनको हक मिला हुआ है जोतेदारी प्रॉपर्टी का, वो कैसे हैं, संक्रमणीय, असंक्रमणीय, असामी या सरकारी पट्टेदार। ये चैप्टर नंबर 9 है, सबसे ज़बरदस्त चैप्टर। तो ये शुरू होगा परसों की क्लास में भी शुरू हो सकता है, क्योंकि 72 बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसको मैं कायदे से पढ़ाऊँगा क्योंकि उसमें वकालत पेशे की बात की गई है। और कभी कभी ये सेक्शन 72 पे मेंस में भी सवाल पूछे हैं, तो हो सकता है सेक्शन 72 के बाद मैं थोड़ा सा शुरुआत परसों चैप्टर नंबर 9 जो आपका खाता है वो शुरू कर दूं। कल तो एजमेंट की क्लास होगी, या 24वीं क्लास पूरी हुई। आज ही उत्तराखंड एपीओ का फाइनल रिजल्ट आया है, 3 मित्रों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत लंबी संघर्ष के बाद उनको सफलता मिली है, उनको सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग भी मेहनत करिए, हमारा भी अपना इसी में करियर है, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के मेहनत के साथ हमको भी मेहनत करने का सौभाग्य मिला है, परमात्मा कृपा बनाए रखे। हम कल आप लोगों के साथ एजमेंट्री के क्लास से फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा लीजिए। और हाँ, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे बात करनी है तो ये नंबर है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल सुखाधिकार अधिनियम के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें सुखाधिकार अधिनियम में वो चैप्टर नंबर है विघ्न बाधा, सुखाधिकार की विघ्न बाधा, चैप्टर नंबर 4 वो शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।